जी सर, बताएं सर, आज भाद्रगढ़ के टिकरी बॉर्डर पे यहाँ पर पहुंचे, आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग यहाँ टिकरी बॉर्डर पे जो दिल्ली मोर्चा करके मंच लगा हुआ है किसानों का, यहाँ पर उपस्थित हैं आपके सामने। इससे पहले भी हम लोग 2 बार यहाँ पर आकर गए हैं और आज तीसरी बार यहाँ आए हैं। लगातार हम सभी जितने भी बॉर्डर पर पड़ाव हैं किसानों के, वहाँ जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं और अपने हिसाब से लोगों को जो है दिशा देने का काम कर रहे हैं। जो भी वास्तविक जानकारियाँ हैं वो लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी समय मिल रहा है उसके मुताबिक। सर, ये बताएं कि किस तरह से तो 50 से ज़्यादा किसानों के आंदोलन तो हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है इस सारे मामले में? सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया है कि ये किसानों का आंदोलन है और वो एक संवैधानिक तरीके से और एक अहिंसक रूप से चल रहा है, तो इसे चलने दिया जाए। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जब तक ये हिंसक नहीं बनता इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन अभी उन्होंने जिस तरीके से सरकार के दबाव में आकर के, और ख़ास करके मैं कहूँगा कि सरकार भी RSS की है और वहाँ पर बैठे हुए जो उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेज हैं वो भी उसी विचारधारा से और उनसे प्रभावित हैं। तो उन्होंने इस तरीके की एक चाल चली है कि जिस तरीके से ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन रहा है, तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन रहा है तो ये इनके लिए बहुत बड़ी आफत खड़ी हो रही है। क्योंकि मात्र किसानों का होता तो ये दबाने में सफल होते, लेकिन अब ये जन जन का आंदोलन बन गया है और ख़ास करके इसके अंदर जो है संविधान की बात आ गई है। अब ये संवैधानिक आंदोलन बन गया है। लोगों ने इसके संवैधानिक अधिकारों को बचाने की बात शुरू कर दी है। इससे सरकार के ऊपर जो दबाव बना है, तो सरकार ने सोचा कि अब हमें किसी हालत में बिल वापस तो लेने नहीं है और ऐसी स्थिति में ऐसा ना हो कि हमें झुकना पड़े। इसलिए उन्होंने झुकने की बजाय अपने जो पैतरे षड्यंत्र की जाए, अपने कह दो कि वो जो किसानों के आंदोलन की जो तोप है उसका मुंह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ कर दिया। तो ये बताएं कि लगातार ये प्रचार प्रसार किया जाता है, अक्सर देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है या भारत का संविधान सबसे ऊपर? अब ऐसा है ना कि जैसे यहाँ तो इस देश के अंदर तो लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और संविधान को भी माना नहीं जा रहा है, संविधान के सिस्टम को भी नहीं फॉलो किया जा रहा है। वास्तविकता तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक काम होता है कि वो जो कानून बने हुए होते हैं या संविधान के दायरे में रहकर जो सरकार देश हित में और जनता के हित में कानून बनाती है, उन कानूनों को फॉलो करवाना, उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करवाना, कार्यपालिका के से उनको कार्यान्वित करवाना, यही उनका काम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लोगों को जानकारी के अभाव में और संवैधानिक जानकारी खास करके संविधान के बारे में नहीं जानने की वजह से यहाँ ये जो सरकारों में बैठे हुए षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो RSS के लोग हैं, ये लोगों को गुमराह कर देते हैं और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है तो 90% या 95% लोग जो है वो ये मान लेते हैं कि अब इससे ऊपर आगे कुछ होने वाला नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई है नहीं, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि भारत के संवैधानिक सिस्टम में जो है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर पार्लियामेंट है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पार्लियामेंट बदल सकता है और बदला है कई बार, कई उसके उदाहरण हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी पे एक फैसला दिया था, उस फैसले को पार्लियामेंट ने बदला और वो बदलना पड़ा 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ उसकी वजह से, बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को फांसी भी दे तो पार्लियामेंट उसके ऊपर विचार करके राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव भेज दी है कि इसकी माफी या वो जो भी है उसके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर पार्लियामेंट हुई और पार्लियामेंट में कोई भी विधेयक बनता है, चाहे वो किसी भी बहुमत में 2/3 में कैसे भी बनता है, उसको लागू करने के लिए राष्ट्रपति के जब तक साइन नहीं होते हैं तब तक वो मान्य नहीं होता है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट हुई, पार्लियामेंट के ऊपर जो है राष्ट्रपति हुए और राष्ट्रपति के ऊपर संविधान है। राष्ट्रपति को भी संविधान में निर्देश है कि वो संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए लोगों के फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार है, उनकी सुरक्षा करते हुए जो विधेयक आता है उसे सोच समझ करके पढ़ करके फिर उस पर साइन करे, फिर उस विधेयक को पास करे। तो ये कड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के नीचे है
संविधान के नीचे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के नीचे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के नीचे सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो सब हो गया। अब साहब यहाँ कह रहे हैं कि किसानों के मामले को देकर देखें, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने आगे कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हम 4 मेंबरी कमेटी बनाते हैं और 4 मेंबरी कमेटी जो है वो हमें आकर के सलाह देगी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको नहीं मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर माना जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने एक गलती कर दी है यहाँ पर कि उन्होंने अपने ऊपर 4 मेंबरी कमेटी बनाई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें सक्षम नहीं है कोई फैसला देने में या किसी प्रकार का उस अध्यादेश को रोकने में, वो नहीं है। तो इसलिए वो कह रही है कि 4 मेंबरी कमेटी बनेगी, वो जो आकर के हमको कहेंगे वैसे करेंगे। अब जो जजेज वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, पता नहीं कितना अध्ययन करके कितना कंपटीशन करते हुए वहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या उनसे वो 4 मेंबरी कमेटी ज़्यादा हो गई? लेकिन उनमें से एक मेंबर ने, जो भूपेंद्र सिंह मान है पंजाब से, उनका ज़मीर जागा और उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसानों के साथ हूँ, क्योंकि अगर जो कल को किसानों के साथ गलत हुआ तो मुझे तो अपने भाइयों के बीच में जाना पड़ेगा। उनका जो अंदर से जो ज़मीर जागा और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने सारे सांसदों को नेगलेक्ट कर दिया है, अवॉइड कर दिया है, उनको 2 साल के लिए घर बिठा दिया है और कैबिनेट में जो लोग हैं उनमें 2-4 लोग अपने फैसले करते हैं, बाकी लोगों को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए तौर पर रखते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर एक इस्तेमाल किया गया है और जिस तरीके से राष्ट्रपति को इसमें कोई एक्शन लेना चाहिए वो ले नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भी उनके ही एक तरह से कहे तो स्टाम्प पैड जो है वो रबर स्टाम्प की तरह रखे हुए हैं। सर ये बताएं कि जिस तरह से हर क्षेत्र को निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? और आप किसानों की जो जमीनों की बात करें तो यहाँ पर भी कानून लागू करने की कोशिश की, लेकिन एक जागरूक कौम होने के नाते इन्होंने अपना मुद्दा उठा दिया। इससे पहले कई कानून सरकार के द्वारा पास किए गए हैं, उस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठाई गई निजीकरण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। देखो, ये देश के अंदर भारतीय संविधान जब लागू हुआ उससे पहले पूरा निजीकरण था, यानी सारी चीज़ें जो है वो प्राइवेट हाथों में थी। कहीं पर भी किसी के पास में कोई ताकत नहीं थी, ना किसानों के पास ज़मीन थी, ना कोई मजदूरों को ज़मीन रखने का अधिकार था, ना किसी को अपना अच्छा घर बनाने का अधिकार था, यहाँ तक कि अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन पहले था, निजी हाथों में सब कुछ था, लेकिन संविधान में संविधान सभा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा प्रावधान कर दिया कि अब किसी की निजी संपत्ति नहीं रहेगी। अब देश का एक भी चीज़ है उसके ऊपर पब्लिक का हक रहेगा, पब्लिक का हिस्सा रहेगा, चाहे वो भूमि के अंदर जो खनिज पदार्थ हैं उनसे लेकर के चाहे ज़मीन है। तो ये जो कानून बना के ज़मीन जो है, ये भी जो किसान जितनी ज़मीन जोत रहा है उसका किसान मालिक होगा, ये संवैधानिक अधिकार उनको 1950 में मिला और इसको 51 में इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। लेकिन उनको मालूम था कि ये लोग चाहते थे कि अगर इनको ये पूरा अधिकार मिल गया तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो उन्होंने धीरे धीरे पहले तो किसानों की ज़मीन को उनका मालिकाना हक ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद में उन्होंने सरकारों को जो है भूधारक बना दिया और किसान सिर्फ खातेदार रहे। उसके बाद में खातेदार से वो फिर काश्तकार हो गए और अब तो बिल्कुल ही कब्जेदार हो गए। तो प्राइवेटाइजेशन वो इसलिए किया जा रहा है कि संविधान को पूरी तरह से तहस नहस किया जाए और पब्लिक के हाथ में कुछ ना रहे। जो कुछ है सारा का सारा प्राइवेट लोगों के हाथ में चला जाए, कुछ लोगों की मुट्ठी में चला जाए, जैसे पहले राजे महाराजाओं के हाथ में होता था। तो राजे महाराजे जो होते थे सारी संपत्ति उसी की होती थी, सारी जमीन उसी की होती थी, सब कुछ उसी के पास होता था और उसका जो फरमान होता था वही एक कानून होता था। वो वापस इस तरीके से लाना चाहते हैं, यानी संविधान को भारत से खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। धीरे 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 एक एक चीज़ को जब वो निकाल रहे हैं, तो जहाँ तक है कि मेरा बगैर मैं मान लीजिए कि एयरपोर्ट में नौकरी नहीं करता हूँ और एयरपोर्ट बिक रहा है तो मुझे क्या लेना देना, जाता है तो जाए। इसी तरीके से कोई LIC का एम्प्लॉई है तो वो सोचता है कि LIC बचनी चाहिए, लेकिन जो LIC में नहीं है वो सोचता है LIC बिके तो बिके, BSNL बिके तो बिके, रेल में अगर कोई एम्प्लॉई नहीं है तो रेल जाए तो जाए। इस तरीके से लोगों ने अपना अपना निजी स्वार्थ देखा कि यहाँ मेरा तो कुछ है नहीं तो जाने दो। इस तरीके से भारत की जो बहुत बड़ी कई डिपार्टमेंट से लगाकर उपकरण जो है प्राइवेट हो गए और प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिए गए। लेकिन अब जब किसानों के ऊपर ये आंच आई, किसानों के ऊपर, क्योंकि किसानों से पहले मजदूरों का कानून बना, 12 घंटे उनका किया, फिर 18 घंटे 16 घंटे भी हो सकता है, वहाँ शोषण का काम शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जब किसानों के लिए बना कि अब किसानों की ज़मीन जो सरकार के हवाले पहले ही हो चुकी थी अब उनको कॉरपोरेट को देनी है और किसानों को वापस वहाँ मजदूर बना करके रख देना। ऐसी स्थिति में प्राइवेटाइजेशन जो है वो संविधान को संपूर्ण खत्म करने, निष्प्रभावी करने के लिए किया जा रहा है। सही होता है
कि जो है आपकी कई बाइट हम देख चुके हैं और हर बाइट में आप मोदी को ना कह करके एक आरएसएस के ऊपर निशाना साधते हो हर बार। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से मैं एक नया उदाहरण दूं आपको कि अगर कोई अपराधी किसी का मर्डर करता है, वो पिस्टल से करता है, तलवार से करता है, छुरी से करता है, चाकू से करता है, यानी किसी हथियार से करता है, तो मुकदमा जो है हथियार के ऊपर लागू नहीं होता है, मुकदमा हथियार चलाने वाले पे लागू होता है। मुकदमा जो है हथियार चलाने वाले पे लागू होता है। मर्डर करने वाले, उसने कौन सा हथियार जब्त किया जाता है, लेकिन मुकदमा हथियार पे नहीं चलाया जाता, हथियार को सजा नहीं दी जाती। तो यहाँ पर जो मोदी जी और अमित शाह हैं, ये भारत के सबसे बड़े क्रिमिनल हैं और अपराधी हैं, और उनके ऊपर अगर कोई मुकदमा चल जाए और न्यायपालिका पूरी ईमानदारी से उस फैसले उसमें जो न्याय करे, तो इनको फांसी से कम सजा नहीं होने वाली है, दोनों को। जब ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और वो सत्ता में पहुंच जाते हैं, तो अचानक नहीं पहुंच जाते हैं, उनको पहुंचाया जाता है, पूरा सिस्टम तय करके उसको पहुंचाया जाता है, और वे वहाँ जहाँ जाकर सत्ता में बैठे हैं, तो वो सारे के सारे अपने पहुंचाने वाले आकाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। और उनके पीछे कौन है? उनके पीछे आरएसएस है। आरएसएस जो इस देश की आज़ादी से भी या देश के संविधान से भी, उन्होंने इस देश के अंदर 1848 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पैरों तले कुचला था। उन्होंने जब इस देश के अंदर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस दिन उन्होंने नेपाल की राजधानी काठमांडू में बैठ करके ये मीटिंग करके प्रस्ताव पास किया था कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम इस संविधान को अपना संविधान नहीं मानते, हम मनुस्मृतियों को ही अपना संविधान मानते। तो वो आरएसएस जो है, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उपयोग करके वो इनका जो है इनके माध्यम से ये करवा रहे हैं, ताकि कल को लोग अगर गाली निकाले, जैसे अभी निकाल रहे हैं, मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ मंचों पर देख रहा हूँ, मोदी को ही मुर्दाबाद, मोदी ही बर्बाद। अरे मोदी तो पहले ही बर्बाद है यार, उसकी ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना कुछ भी नहीं, तो बर्बाद होने में क्या बाकी है? वो तो पहले ही बर्बाद है, उसको हम क्या बर्बाद करना है तो उस हथियार को करो, उस हाथ को करो जो मोदी का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि आरएसएस। ये सारे काले कानून जो है वो नागपुर में बनते हैं। सारी नरेंद्र मोदी को क्या करना है, अमित शाह को क्या करना है, मैं तो यहाँ तक कह चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी को कौन से ब्रांड की चड्डी पहननी है वो भी वहाँ पर तय होती है नागपुर में। उसके कपड़े किस डिजाइन के होंगे, कब उसकी दाढ़ी काटी जाएगी, कब उसकी दाढ़ी बढ़ाई जाएगी, ये नागपुर में तय होता है। तो क्यों हम नरेंद्र मोदी को गाली निकाल रहे हैं? नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं है, सारा का सारा खेल जो है वो आरएसएस का है, और आरएसएस इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, अमेरिका ने कह दिया है, विश्व के मीडिया ने कह दिया है। लेकिन बात यहाँ आती है कि अगर मान लो एक शराबी पति अपनी पत्नी को रोज पीटता है, पत्नी जो है चुप रहती है, मार खाती रहती है, तो पड़ोसी क्यों उसमें हस्तक्षेप करेगा? पड़ोसी तभी हस्तक्षेप करेगा जब वो चिल्लाकर घर से बाहर निकलेगी और कहेगी कि मुझे बचाओ या मेरी रक्षा करो, तो पड़ोसी हस्तक्षेप करेगा, वरना क्यों करेगा? तो हमारे भारत के अंदर जब भारत की कौम ही नहीं जाग रही थी, तो आप बेचारे बाहर वाले लोग क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे? वो सब जानते हैं कि यहाँ क्या बदमाशी हो रही है। अमेरिका ने जाहिर किया था 31 दिसंबर 2018 को, उन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन जो है ये आरएसएस से 2015 में कह दिया था। तो ये सारा खेल जो चल रहा है, ये क्या चल रहा है? ये सारी चीज आरएसएस है, और आरएसएस इस देश का सबसे बड़ा घातक संगठन है, जो सिर्फ 3% लोगों का है, और 3% लोगों में भी उन यूरेशियन लोगों में, और उसमें भी खास करके पूना के जो चितपावन ब्राह्मण हैं, उनका संगठन है, उनके द्वारा कंट्रोलिंग किया जाता है। और वे हमेशा चाहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ रहें, इस देश में वर्ण व्यवस्था लागू हो, वर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था होगी, जाति व्यवस्था में टुकड़े टुकड़े होकर के रहेंगे। उनका एजेंडा बहुत लंबा चौड़ा है। ये जमीन का मामला नहीं, मजदूरों का मामला नहीं, और कुछ नहीं है। इनका मामला है यहाँ के लोगों को पूरी तरह से गुलाम बनाना। सर, जैसे कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, तो इस देश में क्या सुप्रीम है सर? इस देश के अंदर सुप्रीम है संविधान। इस देश में सुप्रीम है संविधान, और संविधान से भी सुप्रीम है। इस देश में संविधान से भी कोई सुप्रीम है? कौन है? जैसा कि भारत के संविधान के प्रीम्बल में लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की शुरुआत में ही लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इस देश की जो जनता है, इस देश का जो गण है, इस देश की जो प्रजा है, इस देश के जो वासी हैं, वो संविधान से भी ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से ऊपर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से ऊपर संविधान है, और संविधान के ऊपर जनता है। ठीक है ना, जनता है। इसीलिए संविधान 26 जनवरी को जब लागू हुआ, तो उन्होंने इसके दिन का नाम रखा गणतंत्र दिवस। गणतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा, जनता का, जनता के लिए राज।
ये जनता के लिए राज है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए। तो सारा सिस्टम जो जनता का है और देश की जनता जो है सर्वोपरि है। लेकिन आज देश की जनता सड़कों पर है, आज देश की जनता मोहताज है, आज देश की जनता अपने अधिकार बचाने के लिए चिल्ला रही है। इस ठंड में, बारिश में पता नहीं किस किस प्रकार का जो है कठिनाइयाँ झेल करके इन परिस्थितियों में यहाँ पड़ी हुई है और वे आराम से वहाँ पर सोए हुए हैं। उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि वो जानते हैं कि हमें इनकी जरूरत नहीं है। हमें इनके, अरे लोकतंत्र में होता क्या? लोकतंत्र में वोट होता है, वोट ही ताकत होती है। अगर किसी नेता को, किसी सरकार को डर लगता है तो इसलिए लगता है कि मेरे वोट खराब हो जाएंगे, मुझे वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन उन्होंने तो तय कर रखा है कि मुझे इनके वोट लेने नहीं है। क्यों नहीं लेने हैं? कि उन्होंने फाइनल कर रखा है कि हमें ईवीएम से वोट मिल रहा है। ईवीएम मशीन जो है वो उनके वोट का, यानी उनका एक ब्रह्मास्त्र है, उनका कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हथियार है और वे उस हथियार को उपयोग करके अपना वोट ले लेते हैं। तो उनको क्या पता है कि दे या ना दे। अब वोट की बात आती है तो हम लोग क्या सोचते हैं? अरे मैंने नहीं, इन्होंने दे दिया होगा। ये सोचते हैं कि मैंने नहीं दिया तो इन्होंने दे दिया होगा। ऐसे हम भुलक्खे में रह जाते हैं, जो भुलक्खा पंजाब में कहते हैं, हम भुलक्खे में रह जाते हैं और वो भुलक्खे में रख करके हमारा वोट चोरी करके ले लेते हैं और बहुमत में आ जाते हैं। हम बहुमत में, हमारे पास ताकत है, चुपचाप रहना नहीं तो मार देंगे। जबकि इस देश के अंदर अगर 99 में ईवीएम मशीन न होती और बैलेट पेपर से चुनाव होता तो इन लोगों की कहीं पर जमानत भी बचने वाली नहीं थी। ये ईवीएम ही इनकी ताकत है। ईवीएम को हटाना होगा। ईवीएम जब तक इस देश में रहेगी, ये जो बदमाश लोग हैं ये सत्ता में जाते रहेंगे और ये बदमाश लोग जब तक सत्ता में जाते रहेंगे जनता का ये हाल होता रहेगा। इसलिए हम लोगों को खाली किसानों के विरुद्ध जो काले कानून है उसके साथ साथ मजदूरों का, महिलाओं का, स्टूडेंट्स का, एजुकेशन के सारे दरवाजे बंद कर दिए उन्होंने। एजुकेशन आपकी खत्म हो गई है क्योंकि शिक्षा से ही दिमाग चलता है। दिमाग चलता है तो सवाल खड़ा होता है। आज देखिए किसानों का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा क्यों हुआ? क्योंकि किसान भले ही खेत में काम कर रहा है लेकिन उसका बेटा आईएएस है, उसका बेटा पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, यानी शिक्षा ली है। तब उन्होंने इस काले कानूनों को पढ़ा और पढ़ करके इनको बताया कि बापू अब तो ये गलत हो रहा है। तो आज किसान सड़कों पर है। तो एजुकेशन के दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए हैं। सारा का सारा हमारा सिस्टम उन्होंने पूरा खत्म कर दिया है। ये चीज को समझना होगा और ये सारा जब तक मुद्दा ईवीएम का नहीं उठेगा, जब तक मुद्दा संविधान बचाने का नहीं उठेगा, जब तक मुद्दा मजदूरों का नहीं उठेगा, जब तक मुद्दा शिक्षा का नहीं उठेगा, जब तक मुद्दा जो है आम आदमी का नहीं उठेगा, उपभोक्ता का मुद्दा नहीं उठेगा, तब तक इनको डर नहीं लगेगा। उनको मालूम है कि कुछ लोग कर रहे हैं, करने दो। किसी को खालिस्तानी कह रहे हैं तो किसी को मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट कह रहे हैं, किसी को कुछ नाम दे रहे हैं। और जब छोटे छोटे संगठन और आ गए हैं, हमारा संगठन भी इसमें शामिल हो गया। पूरे देश में 5000 तहसीलों में हमने ऐलान कर दिया। तो अब वो एक नया नाम निकाले हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, यानी कि सब टुकड़े। अरे टुकड़े किए किसने? टुकड़े किए किसने? टुकड़े तुमने किए। आज अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग बन गया है तो टुकड़े करने वाले भी तो तुम ही हो। तुमने टुकड़े किए हैं। अब टुकड़े इकट्ठे हो रहे हैं तो तुम्हारी जो है सांस फूल रही है, तुम्हारी जो हालत खराब हो रही है। इसलिए कई टुकड़े इकट्ठे ना हो, इसलिए उछल उछल कर रहे हो कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस तरीके से वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन हो कि आप यहाँ पर टीकरी बॉर्डर में आए हो, मेरे ख्याल में तीसरी बार आए हो यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ आने के बाद इस मंच के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे पब्लिक को? देखिए, मैं पहली बार जब आया था यहाँ तो बारिश बहुत जोरदार हो रही थी और जब मैं आया तो उस समय मंच भी नहीं चल पा रहा था बारिश की वजह से। तो मैं अपने यहाँ पर कार्यकर्ता जो यहाँ के हमारे हरियाणा के कार्यकर्ता हैं, बहादुरगढ़ के आसपास के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को यहाँ की कमान संभाल करके मैं वापस चला गया था। आगे सिंगू बॉर्डर चला गया था, वहाँ भी मुझे अपना कैंप लगाना था। उसके बाद में कल हम आए, तो कल जब आए तो थोड़ा लेट हो गए थे, 5 बज गया था और मंच जो है संचालन बंद हो गया था। उसके बाद में आज हम सुबह वापस यहाँ आए और मंच पर भी हम गए हैं। मंच पर भी जितना भी समय मिला है उसके माध्यम से हमने अपनी बात कहने की कोशिश की है। लेकिन अगर वो बात वहाँ मैं पूरी नहीं कह पाया तो आपके माध्यम से बात कह देना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को हम लोगों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया है। जब 26 नवंबर को ये आंदोलन शुरू हुआ और किसान दिल्ली की तरफ कूच किए, उसी दिन हमने घोषणा की थी कि इस आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। हमारा जो नेटवर्क है पूरे देश के अंदर, हमारे सभी ग्रुपों का, वो जो राष्ट्रीय मूल निवासी संघ है, मूल निवासी संघ है, बाम सेफ है और भी बहुत सारे संगठन है, समवैचारिक संगठन, उनका पूरा नेटवर्क जो हमारा देश के अंदर है वो पूरे देश के अंदर 5000 से ज़्यादा तहसीलों में हमारे कार्यकर्ता। और हम लोगों ने आपस में समझौता करके बात करते उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब इस देश के अंदर राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनना चाहिए। ये जन जन का आंदोलन बनना चाहिए, ये प्रत्येक उपभोक्ता का आंदोलन बनना चाहिए, क्योंकि ये किसानों तक सीमित नहीं है। मान लीजिए किसानों को अपनी फसल बेचने में घाटा होगा, वो 10-12
रुपए या 10 रुपए में फसल बेचने को मजबूर होगा, उसको 2,000-2,200 रुपए नहीं मिलेगा। लेकिन जो फसल 10 या 12 रुपए में अनाज खरीदा जाएगा और उन स्टोरेज में रख दिया जाएगा, उसको वे लोग 100 या 150 रुपए में जब बेचेंगे तो आम आदमी जो है, आम उपभोक्ता जो है, उसकी जब आय खत्म हो रही है पूरी तरह से, उसको 12 घंटे काम करके उसकी आय, मजदूर की अगर बात करें, आम आदमी की बात करें, सरकार के अंदर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें काटी जा रही है, संविदा पर जो लोग दिए जा रहे हैं उन्हें 3,000, 5,000, 4,000 रुपए दिए जा रहे हैं, यानी कि आदमी की आय तो कम होती जा रही है। और भाव जब चावल 10 रुपए के 100 रुपए किलो हो जाएगा, गेहूं जब 12 रुपए से 100 रुपए हो जाएगा, उस 12 में खरीद के 100 में दे, कैसे आदमी खाएगा? इसलिए आंदोलन प्रत्येक, मैं कहता हूं कि अन्न खाता का, जो अन्न खाता है उस प्रत्येक व्यक्ति का ये आंदोलन होना चाहिए। तो ये बड़ा आंदोलन हमने शुरू किया और ये आंदोलन आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन रूप धारित कर चुका है। लेकिन जब तक ये आंदोलन संवैधानिक आंदोलन नहीं बनेगा, तब तक इसके सफल होने का अंदेशा रहता है कि सफल नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? कि हम संविधान के दायरे में, भारत का जो संविधान है बहुत कुछ देता है, और संविधान के दायरे में रह करके अगर ये आंदोलन चलता है तो इस आंदोलन को दुनिया की कोई ताकत विफल नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन जब तक हमें संवैधानिक जानकारियां नहीं होगी, संवैधानिक अधिकारों का जानकारी नहीं होगी, तब तक वो इस आंदोलन को किसी भी रूप में डाइवर्ट कर सकते हैं, विफल कर सकते हैं। जैसा कि आज उन्होंने खालिस्तानी और माओवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तान, चाइना, पता नहीं क्या क्या नाम लेकर के उन्होंने काफ़ी लोगों को भ्रमित किया हुआ है। जो लोग आज घरों में बैठे हुए हैं वो भ्रमित है, उनको पता नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से उन लोगों को भी संदेश देना चाहूँगा कि वक्त है, अभी भी आ जाओ। अगर नहीं आओगे तो शायद इतिहास के काले पन्नों में तुम्हारा नाम लिखा जा सकता है, तुम्हारी संतान है जो तुम्हें माफ नहीं करेगी। सर, इस दौरान आप मीडिया के बारे में कुछ कहना चाहोगे? जी, जैसे सभी बोलते हैं गोदी मीडिया और सभी जगह जो है तकरीबन जो राष्ट्रीय मीडिया है उसका बहिष्कार हो रहा है। आप कौन से ही बॉर्डर पे चले जाओ तो आप मीडिया के बारे में कुछ कहना चाहोगे? जी बिल्कुल कहना चाहूँगा। भारत के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र के 4 पिलर हैं। पिलर के अंदर पहला जो है विधायिका है, जहाँ पर जनता और देश के लिए कानून बनते हैं। उसके बाद में कार्यपालिका है जो इम्प्लीमेंट करता है। तीसरे नंबर न्यायपालिका है, जो अगर देश की जनता और कानून के खिलाफ कोई जाता है तो उसका वहाँ पर फैसला होता है। चौथा होता है मीडिया। अगर हम ये कहें तो लोकतंत्र के इन 4 पिलर में मीडिया सबसे अहम है। कैसे अहम है कि अगर विधायिका में कुछ लोग जिस तरीके से अभी घुस गए हैं, घुस करके ये काले कानून बना रहे हैं, तो विधायिका में अगर इस तरीके से जनता विरोधी कानून बनने शुरू हो जाए तो कार्यपालिका की ड्यूटी होती है, जहां पर आईएएस बैठते हैं, जहां पर यूपीएससी पास करके जो सिलेक्टेड लोग जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग जाते हैं, वो लोग कहे भाई सरकार से कि यह कानून आपने ठीक नहीं बनाया, ये जनता के लिए ठीक नहीं है, इसे हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वो कह सकते हैं। लेकिन उनको भी उन्होंने गुलाम बना रखा है। तो तीसरे नंबर पे न्यायपालिका है कि न्यायपालिका में जनता ये आवाज़ उठा सकती है कि हमारे खिलाफ विधायिका में ये कानून बना है और कार्यपालिका इस पर इम्प्लीमेंट करके हमारे अधिकार छीन रही है। तो न्यायपालिका में वो जाकर के शरण लेता है और न्याय की उम्मीद करता है। लेकिन न्यायपालिका में भी वहाँ पर उन लोगों ने अपने 95% जो है वो कह सकते हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित लोगों को बिठा रखा है। तो तीसरा बनता है मीडिया। चौथा, जो मीडिया जो है आखिरी हथियार है कि न्यायपालिका न्याय न दे, कार्यपालिका आपके काले कानूनों को रोक न सके, विधायिका आपके खिलाफ काले कानून बनाना शुरू कर दे, तो मीडिया आवाज उठाने के लिए होता है। अगर देश का मीडिया, नेशनल मीडिया ईमानदार होता है तो देश के साथ होने वाली गद्दारी और करने वाले गद्दारों को एक्सपोज करता है। लेकिन उन लोगों को मालूम था कि जब हमें संविधान को समाप्त करना है, संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करना है, तो उन्होंने एक एक पिलर पर अपना कब्जा शुरू किया। जैसे विधायिका के अंदर उन्होंने ऐसे ही लोगों को टिकट दिए जो कुछ नहीं जानते, जीरो जानते हैं, और उनको अंदर ले लिया। ठीक है, वहां उनको सिर्फ ताली बजाने के अलावा कुछ नहीं आता, या फिर नींद लेते रहते हैं। तो विधायिका उन्होंने फेल कर दी। विधायिका के बाद में उन्होंने दूसरे नंबर पे कार्यपालिका में चीफ सेक्रेटरी से लगा करके एक ग्राम के पटवारी तक उन्होंने मेंटली गुलाम बना दिया और उनको दबाव में ले लिया कि सरकार के नियंत्रण में काम नहीं करोगे। जैसे कि जिला अधिकारी होता है, यहाँ डीसी बोलते हैं, है ना, उधर हमारे उधर जिला अधिकारी बोलते हैं, डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, जिला अधिकारी। अब वो जिला अधिकारी तो है, तो जिला अधिकारी कोई भी अधिकारी होता है। अधिकारी क्यों कहते हैं उसको अधिकारी इसलिए कहते हैं कि उसके पास में अधिकार होते हैं, पावर होते हैं, और वो पावर का प्रयोग कर सकता है, इसलिए उसको अधिकारी कहते हैं। अब वहाँ यहाँ क्या मामला हुआ है, उनके सारे अधिकार छीन लिए गए।
सारे अधिकार छीन लिए गए हैं और अधिकार यानी पावरलेस या अधिकार वंचित अधिकारी बना के रख दिया है। उनको क्या करना है, सरकार जो गाइडलाइन देती है उसको फॉलो करना, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ ऊपर से जो आदेश आया नीचे तक पहुंचाना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो कार्यपालिका में भी उन्होंने इस तरीके से किया और न्यायपालिका में मैं आज गारंटी के साथ कहता हूं, किसी भी हालत में आप खुद सर्वे कर सकते हैं कि वहां पर 95% उन्हीं के लोगों का कब्जा है जिसको यूरेशियन कहते हैं हम, ठीक है, जिनको वर्ण व्यवस्था में सवर्ण कहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ अपने आप को मानते हैं। 95% एक ही वर्ग के लोग वहां पर है, तो वो तो न्यायपालिका पे कब्जा हो गया। अब मीडिया को उनको मैनेज करना था, कैसे करें? तो मीडिया जो ईमानदार है उसे खरीदा नहीं जा सकता। आदमी की आप कुछ भी खरीद सकते हो, विचारों को नहीं खरीद सकते। इसलिए उनको मालूम था कि जो मीडिया इस पहले से डेवलप है, ये मीडिया कभी भी हमारे कंट्रोल में आने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि हमें अपना नया मीडिया डेवलप करना चाहिए। तो उन्होंने आज से 40 साल पहले ये काम शुरू कर दिया था और धीरे धीरे कर करके आप अभी जो जितना मीडिया है, जिसको ये लोग गोदी मीडिया कहते हैं या मोदी मीडिया कहते हैं या मैनेज मीडिया कहते हैं, क्या कुछ भी कहते हो, मैं कहता हूं ये उनका डेवलप किया हुआ मीडिया है। उन्होंने अपने लिए मीडिया बनाया हुआ है। जितना मीडिया बनाया उन्होंने अपने लिए बनाया, इसलिए उनका मीडिया उनके ही पक्ष की बात करता है, कभी भी जनता की, किसान की, मजदूर की बात नहीं करता। तो ये गोदी मीडिया भी नहीं है, मोदी मीडिया भी नहीं है, ये आरएसएस द्वारा डेवलप किया हुआ मीडिया है। अभी हमारे साथ में थे राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताराराम मीणा जी, जो हमें बताया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम नहीं है और मीडिया के बारे में जो बताया उसको गहनता से देखने की ज़रूरत है।